नमस्कार साथियों, आज बीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो चलिए समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होती क्या है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयन एंड न्यूट्रल और निगेटिवली चार्ज्ड एटम और मॉलिक्यूल। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं, इसे लिगेंड भी इसे बोलते हैं। ठीक है, आपको जो पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन है उसको हम लोग सेंट्रल मेटल आयन भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें हमें पता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि जैसे मान लीजिए आपने बात की गई कि पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन हो, उसके अराउंड कोई भी न्यूट्रल, ये आपका हो सकता है न्यूट्रल हो या फिर निगेटिवली चार्ज मेटल आयन हो। ठीक है, एटम या मॉलिक्यूल हो, तो इस प्रकार के मॉलिक्यूल को हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या मॉलिक्यूल बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और इस प्रकार की केमिस्ट्री को अध्ययन जब हम करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जितने भी, उसमें कोऑर्डिनेट बांड होते हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए कोई आपका कुछ कंपाउंड, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से निकल है, ठीक है, और आपका CO4 है, ठीक है, इस प्रकार का आपका कोई मॉलिक्यूल है ये। तो यहाँ पे आपका निकल जो है ये पॉजिटिव आयन होगा। ठीक है ना, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन है, A2+ होगा, सॉरी। ठीक है, ये आपका ये पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन है। और जो CO आपका है, ये यहाँ पे फिलहाल इस केस के लिए बात करें तो ये आपका न्यूट्रल है। ठीक है ना। अगर कोई भी अधिक कंपाउंड हो सकता है, मान लीजिए कुछ यही होगा, निकल Cl4 हो कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका देखेंगे कि जो होगा ना, ये चीज़ें इसकी, यहाँ पे ये आपका कंपाउंड जो होगा वो निगेटिवली चार्ज है। ठीक है ना। ठीक है, आपका निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव ना होकर निगेटिव होगा। ठीक है ना, ये चीज़ समझ लीजिए, ये आपका निगेटिव होगा। तो कहने का मतलब है कि आप देख रहे हैं कि जो सेंट्रल मेटल आयन है, जितने भी सेंट्रल मेटल आयन हैं, वो निगेटिवली या फिर न्यूट्रल एटम और मॉलिक्यूल के साथ वो अटैच रहते हैं। और अटैच जो रहते हैं वो कोऑर्डिनेट बांड के थ्रू एक दूसरे से अटैच रहते हैं। ठीक है ना। अगर इनका हमें ओपन फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाना होगा, मान लीजिए NiCl4 बना रहे हैं हम लोग, तो इसका कुछ स्ट्रक्चर ओपन फॉर्म में जो बनेगा, कुछ कह सकते हैं ऐसे बनेगा। ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट बांड एक इधर रहेगा, एक इधर से रहेगा, एक इधर से रहेगा और एक इधर से रहेगा। यहाँ पर CO रहेगा। ठीक है, 4 CO हैं, इस प्रकार से ये बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं आपका निकल जो है वो आपका सेंट्रल मेटल आयन है। ठीक है, ये आपका सेंट्रल मेटल आयन है। आपका ये एटम या मॉलिक्यूल बोला गया था वहाँ पे, इस केस में आपका ये मॉलिक्यूल है। और आपका मॉलिक्यूल कैसा है, ये न्यूट्रल है। ठीक है, आपको बताया गया था जो मॉलिक्यूल होगा, एटम या मॉलिक्यूल जो होगा, न्यूट्रल होगा या फिर निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होगा वो। ठीक है, तो इस केस में देख सकते हैं आप लोग कि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। और जो बांड जो CO के साथ मेटल की तरफ जो बांड बना हुआ है वो आपका कोऑर्डिनेट बांड है। ठीक है ना। ये इस प्रकार से बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं तो जो मेटल आयन होता है उससे जो लिगेंड अटैच होता है वो कोऑर्डिनेट बांड के थ्रू ही अटैच होता है। ठीक है, इन कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग इन्वॉल्व स्पीशीज दैट डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड लिगेंड। ठीक है, जो इसके पहले हम लोगों ने देखा था कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो लिगेंड है, मैं ये आपका लिगेंड है। ये लिगेंड जो होता है ये डोनेट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को। ठीक है ना। तो जो हमें भी कोई भी मॉलिक्यूल है, एटम या मॉलिक्यूल है, जो मेटल की तरफ हमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हुआ दिख जाएगा, उससे हम लोग लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, एंड वन ऑफ विच एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको कॉल्ड कर लीजिए, कॉल्ड मेटल आयन। ठीक है, या सेंट्रल मेटल आयन, दोनों की बात है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन आप देगा वो आपका लिगेंड होगा। ठीक है, अगर इस चीज़ को लिखना चाहेंगे तो सिंपल सी बात में लिख सकते हैं कि लिगेंड हम लोग किसे बोलेंगे, जो डोनेट करे इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, और जो मेटल, जो सेंट्रल मेटल आयन है, उसको जो क्या काम उसका है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इन चीज़ों को समझना में है कि जो लिगेंड होंगे वो आपके इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, सेंट्रल मेटल आयन उसी को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है ना। तो जिसकी वजह से इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव वन आर मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात की जाती है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जितने भी पाए जाएंगे उनमें एक या दो
से ज़्यादा आपके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो सकते हैं, ठीक है ना। वेयर एज डबल साल्ट आर कंपाउंड दैट एग्जिस्ट ओनली इन क्रिस्टल स्टेट बट डिसोसिएट इन द इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन इन सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात आ जाए, अब इस चीज़ को समझिएगा यहाँ से। ये यहाँ पे बात की जा रही है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे बात की जाए ये दोनों पॉइंट, ये आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच और डबल सॉल्ट के बीच में डिफरेंस की बात की जा रही है, ठीक है ना। जो द्वि लवण हम लोग जानते हैं कि वो उनके बीच और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं उनके बीच में अंतर क्या होता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव वन आर मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वेयर एज डबल साल्ट आर कंपाउंड दैट एग्जिस्ट ओनली इन क्रिस्टल स्टेट, ठीक है। डबल साल्ट क्या होते हैं, डबल साल्ट ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो बात की जाए क्रिस्टल स्टेट में तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में रहते हैं, ठीक है ना। जैसे क्रिस्टल स्टेट में वो मतलब रहेंगे नॉर्मल स्टेट में, ठीक है। लेकिन जैसे ही इनको हम लोग डिजॉल्व करते हैं वाटर में, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में टूट जाते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं, आपका पोटासियम होता है, मोहर साल्ट होता है और कार्नेलाइट होता है, ठीक है। तो फिलहाल इसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस हम लोग समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे सिंपल सही बात की जा रही है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं उनमें कम से कम एक या दो से ज़्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकते हैं, जबकि डबल साल्ट में क्या होता है, ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है क्रिस्टल स्टेट में, ठीक है। क्रिस्टल स्टेट में जैसे आपने देखा फिटकरी, जिसे पोटासियम बोलते हैं, वो अगर सॉलिड स्टेट में तो अपने आप में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन जैसे इसको हम चालू करते हैं तो उसका जो फार्मूला होता है ना KCl, ठीक है, Al2SO4 3, ठीक है, ये होता है इसका 4SO4 साइज 24H2O, ठीक है ना। ये इसका होता है फार्मूला। जैसे ही इस चीज़ को हमको डिजॉल्व करेंगे ना, तो ये अपना कॉन्स्टिट्यूएंट यानी KCl में टूट जाता है और Al2SO4 में ये टूट जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ही बात की जा रही है कि जो डबल साल्ट होते हैं वो अपने क्रिस्टल स्टेट में तो नॉर्मल स्टेट में रहते हैं, नॉर्मली रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम इनको डिजॉल्व करते हैं तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में टूट जाते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, मोहर साल्ट आपका ये फेरस सल्फेट है, इधर आपका अमोनियम सल्फेट है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो सॉल्ट हैं, ठीक है। ये आपका पहला साल्ट हुआ, ये आपका ये दूसरा साल्ट हुआ, तो इसीलिए उसको हम लोग डबल साल्ट बोलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये दो साल्ट से मिलकर बने होते हैं एक साल्ट, ठीक है। एक साल्ट क्या मतलब एक कंपाउंड बनाते हैं जिसे हम लोग उनका कुछ नाम रखते हैं। जैसे इस केस में देखेंगे, अगर जब फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट मिलके आपका मोहर साल्ट बना रहा है, ठीक है। अगर दूसरे केस में देखेंगे, आपका पोटेशियम सल्फेट और ये एल्यूमिनियम सल्फेट मिलके आपका बना रहा है पोटासियम बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिस्टलाइन स्टेट में अगर बात की जाए तो नॉर्मल एग्जिस्ट करते हैं दोनों साथ में, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही इनमें हम डिजॉल्व करेंगे वाटर में, ठीक है, जिसमें घुल सकते हैं, उसमें अगर हम डिजॉल्व करेंगे तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक कर जाते हैं, ठीक है। उनका कॉन्स्टिट्यूएंट आयन क्या होता है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में देखेंगे आपका पहला आपका K2SO4 है और आपका Al2SO4 है, फिलहाल ये पूरे अपने ब्रेक कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि जो डबल साल्ट होते हैं वो अपने नॉर्मली फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जैसे हम डिजॉल्व इसको करते हैं तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक कर जाते हैं ना। आपका इसी का कार्नेलाइट होता है KCl, आपका पहला साल्ट हुआ, MgCl2 आपका दूसरा साल्ट हुआ, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से ये भी आपका डबल साल्ट है। एबव सोन डबल साल्ट एग्जिस्ट ओनली इन क्रिस्टल स्टेट, ठीक है ना। यही बताया जा रहा है कि ये जितने भी साल्ट दिखाए जा रहे हैं वो केवल क्रिस्टलाइन स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसे ही इन्हें हम लोग पानी में डिजॉल्व करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में ये ब्रेक कर जाते हैं, ठीक है ना। बट दे ब्रेक इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयन इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो यही यहाँ पे बात की जा रही है कि हम लोग समझ गए कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है और डबल साल्ट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो एक चीज़ और देख लेते हैं, कोऑर्डिनेशन आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सस्टेन देयर आइडेंटिटी इवन आफ्टर डिजॉल्विंग इन वाटर आर एनी अदर सॉल्वेंट एंड देयर प्रॉपर्टी टोटली डिफर फ्रॉम दोज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सॉल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात की है कि जैसे हम लोगों ने देखा कि डबल साल्ट में क्या था कि कंपाउंड जो आपके थे वो क्रिस्टलाइन स्टेट में तो एग्जिस्ट कर रहे थे, ठीक है ना। जैसे अपना होना चाहिए था उनको नॉर्मली फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे डबल साल्ट के केस में, लेकिन हम लोगों ने देखा कि जैसे पानी में डिजॉल्व कर रहे हैं तो अपने आयन में ब्रेक कर जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात की जाए, वो अगर सॉलिड स्टेट में जैसे हैं, ठीक है, इनकी जो आइडेंटिटी है क्रिस्टलाइन स्टेट में, वो अपनी आइडेंटिटी को जब हम डिजॉल्व करते हैं वाटर में या फिर किसी सॉल्वेंट में जिसमें डिजॉल्व हो सकते हैं, तो ये अपने आप को उस आइडेंटिटी को बनाए रखते हैं। मतलब कहने क्या मतलब है, अगर ये हमें देखेंगे टेट्रा अमीन कापर जो है, कापर सल्फेट जो आपका कंपाउंड है, तो इसके केस में अगर बात की जाए, यहाँ पे ये अगर सॉलिड स्टेट में या फिर क्रिस्टलाइन स्टेट में इसी प्रकार से एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये अगर हम डिजॉल्व इसको करते हैं वाटर में भी, तो ये अपनी आइडेंटिटी को
खोएगा नहीं। कहने का मतलब था, अगर हम लोग देखेंगे तो जो आपका पोटासियम की बात की जाए तो जो हमारा फॉर्मूला था K2SO4 Al2SO4, ठीक है, 524H2O, ठीक है। तो ये आपका था नॉर्मली था क्रिस्टलाइन स्टेट में, जब इसको हम डिजॉल्व कर रहे थे तो K2SO4, ठीक है, और अपने कांस्टिट्यूएंट आयन जो भी है इनमें वो सब में ब्रेक कर जाता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस केस में बात की जाए ऐसा नहीं होगा, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होंगे वो अपनी आइडेंटिटी जो उनकी पहचान है सॉलिड स्टेट में या फिर क्रिस्टलाइन स्टेट में जैसे हैं वैसे वो आपके सॉल्यूशन में भी रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है। और एक चीज़ और है, ठीक है, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो अपनी पहचान तो बनाए रखेंगे, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी सॉलिड स्टेट में कुछ अलग रहती है और इनकी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन में अलग हो जाएगी, ठीक है ना। अब देख लेते हैं, पहला हम लोग टेट्राएमीन कॉपर सेकंड सल्फेट, ठीक है ना। इसका हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। रिटेन इट्स आइडेंटिटी इन क्रिस्टलाइन एंड सॉल्यूशन स्टेट एंड इट्स प्रॉपर्टी आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, ठीक है। तो यहाँ भी बात की जाती है कि ये आप देख सकते हैं इसका जो मॉलिक्यूल है वो सॉलिड स्टेट में तो जो अपनी प्रॉपर्टी है वो रिटेन कर रहा है, लेकिन जैसे ही इसमें सोल्यूशन में घोला जा रहा है तो अपनी प्रॉपर्टी को भी रिटेन कर, जो उनकी सॉलिड स्टेट में जो प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी को रिटेन कर रहा है, लेकिन कुछ इसकी प्रॉपर्टी जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है ना। जैसे इट्स प्रॉपर्टी आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, ठीक है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होगी इसकी और जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन होंगे उनसे अलग होती है ये, ठीक है। ये अब जो हुआ आपका टेट्राएमीन कॉपर सेकंड सल्फेट के केस में। अब हम लोग देखते हैं हेक्सासाइनाइड फेरस के, ठीक है ना। इसको हम देख लेते हैं कि FeCN6 के केस में क्या होता है। रिटेन इट्स आइडेंटिटी इन क्रिस्टलाइन एंड सॉल्यूशन स्टेट एंड इट्स प्रॉपर्टी आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, ठीक है। यहाँ पे बात सेम ही बात की जाती है क्योंकि आपके दोनों आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। तो आपकी इनकी सेम ही प्रॉपर्टी इनकी होगी। तो ये अपना जो सॉलिड स्टेट में जो भी इसकी प्रॉपर्टी रही होगी वो अपने आप को वही प्रॉपर्टी को अगर बात की जाए आइडेंटिटी को जो भी इसकी आइडेंटिटी है वो अपने आप को लिक्विड स्टेट में या सोल्यूशन में भी जब इसको डिजॉल्व करते हैं तो अपने रिटर्न करेगा, ठीक है ना। लेकिन इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयन होंगे उनकी प्रॉपर्टी और जो नॉर्मल स्टेट में जो कंपाउंड है, ठीक है ना, उससे वो डिफर करता है, ठीक है ना। तो यहाँ भी बताया जा रहा है कि इट्स प्रॉपर्टी आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, ठीक है। जैसे पोटेशियम है, आयरन है और साइनाइड है, ठीक है ना। इसकी जो प्रॉपर्टी हो और जो इसकी प्रॉपर्टी पूरी है इसकी आपकी अलग अलग होगी दोनों, ठीक है। तो हम लोग आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जनरल टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।